आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 12 अगस्त 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। गजा में 90 और फलस्तीनी शहीद, भूख से मौतों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 227। इस्राएली हुकूमत और फौज में गजा प्लान पर टकराव बढ़ा, हमास लीडर काहिरा रवाना। डोनाल्ड ट्रंप भी बोल रहे इसराइल की बोली, कहा गजा में हमास नहीं रह सकता। नेतन्याहू के साथी का बड़ा दावा, कहा मदद के सामान में आसमान से गिर रहे हमास के हथियार। फ्रांस का इसराइल को झटका, इसराइली एयरलाइन एजेंट्स के वीजा रुके। रूस ने 179 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का किया दावा। मिस्र के डिफेंस मिनिस्टर फौज से बोले, जंग के लिए रहो तैयार। ईरान इराक ने बॉर्डर सिक्योरिटी पर MOU किया साइन, लेकिन इराक ने ईरान को चौंकाया। और अमेरिका ने पाकिस्तान की BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम दिया करार। तो इन सब हेडलाइंस के अलावा भी कई और अहम खबरें हैं इस बुलेटिन में। हाउसात बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। सबसे पहले गजा की कुछ अहम अपडेट्स। पिछले 24 घंटे में इसराइली हमलों में गजा में करीब 90 फलस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें 31 लोग वो हैं जो मदद लेने के लिए राहत सेंटर्स पर गए थे। इन हमलों में 513 लोग जख्मी हुए हैं। ये आंकड़े गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के हैं। गजा पर लगातार बमबारी के बीच 5 और फलस्तीनी, जिनमें 2 बच्चे भी हैं, भूख से जान गंवा बैठे आज। इस तरह भूख से मरने वालों की कुल तादाद 227 हो गई है। इनमें 103 बच्चे शामिल हैं। उधर यूरोपीय यूनियन, चाइना और इसराइल के करीबी दोस्त जर्मनी ने अल जजीरा के मीडिया पर्सन्स के टारगेटेड कत्ल की सख्त मजम्मत की है, जबकि यूनाइटेड नेशंस ने इसे इंटरनेशनल इंसानी कानून की खतरनाक खिलाफ वर्जी करार दिया है। बढ़ते आगे, इसराइली डिफेंस मिनिस्टर और फौज के सबसे बड़े अफसर आमने सामने आ गए। सब कुछ ठीक नहीं है इसराइल में हुकूमत और फौज के बीच तानातनी खुलकर सामने आ गई है। डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने मंगल को IDF चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जामिर को फटकार लगाई। वजह, जामिर ने फौज में अहम तैनातियां डिफेंस मिनिस्टर की मंजूरी के बिना कर दी। इसराइल काट्स का कहना है कि ये काम तय तरीके और इत्तेफाक के बिना किया गया, इसीलिए वो इन तैनातियों को मंजूर नहीं करेंगे। जवाब में फौज की तरफ से एयाल जामिर ने चीफ ने बयान जारी कर साफ कहा कि कर्नल रैंक से ऊपर की तैनाती का इख्तियार सिर्फ चीफ ऑफ स्टाफ के पास है और मंजूरी बाद में दी जाती है। दोनों के बीच टकराव सिर्फ तैनातियों तक महदूद नहीं है। गजा जंग के अगले कदम पर भी इन दोनों के बीच, हुकूमत और IDF के बीच राय बटी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक IDF चीफ जामिर नेतन्याहू की हुकूमत के उस प्लान के खिलाफ हैं जिसमें पूरे गजा सिटी पर कब्जे की बात है। जामिर की राय है कि शहर को घेरना बेहतर होगा बजाय सीधे कब्जा करने के। कुल मिलाकर IDF भी गजा को कब्जाने से घबरा रही है, डर रही है, क्योंकि फिर वहां भी सब वही देखने को मिल सकता है जो अमेरिका को अफगानिस्तान में देखने को मिला था। अगली खबर का रुख करते हैं। इंसाफ पसंदी के खोखले नारे लगाने वाला अमेरिका इसराइल के नाजायज कब्जे की हिमायत में जाकर खड़ा हो गया है। इससे ज्यादा शर्मनाक और गिरा हुआ काम क्या हो सकता है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमास गजा में नहीं रह सकता। ठीक है, जो इसराइल के उस कंट्रोवर्शियल प्लान की तायद यानी सपोर्ट समझा जा रहा है जिसमें गजा सिटी पर दोबारा कब्जा करने की बात है। इस कब्जे वाले पॉइंट पर सारा इख्तलाफ है। हमास नहीं रह सकता, ठीक है, वो जाने, हमास जाने। ट्रंप ने अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस से फोन पर दिए इंटरव्यू में कहा कि अभी बाकी बचे होस्टेजेस को छुड़ाना बहुत मुश्किल होगा। ट्रंप कह रहे हैं बहुत मुश्किल होगा क्योंकि हमास मौजूदा हालात में उन्हें जाने नहीं देगा। शायद ये इशारा सीज फायर की नाकाम कोशिशों या गजा में बढ़ती भुखमरी की तरफ था। फिलहाल सीज फायर की कोशिशें जारी हैं। हम पहले आपको बता चुके हैं कि खलील अल-हैया और हमास का एक बड़ा डेलीगेशन आज मिस्र पहुंच गया है या पहुंचने वाला है। अहम बात जो होगी वो सुबह बता देंगे आपको। बढ़ते आगे, इसराइल ने कल रात से अब तक गजा सिटी पर शदीद बमबारी की, जिसमें दर्जनों लोग शहीद हुए। चश्मदीद गवाहों और गजा के मेडिकल स्टाफ के मुताबिक इसराइली जहाज और टैंक्स ने शर्की इलाके पर हमला जारी रखा। इधर हमास के लीडर खलील अल-हैया आज काहिरा पहुंचने वाले हैं, जहां अमेरिकी सपोर्टेड सीज फायर प्लान को बचाने के लिए मुज़ाकरात होंगे, मीटिंग्स होगी। आखिरी दौर के इनडायरेक्ट टॉक्स जो कतर में जुलाई के आखिर में हुए थे वो नाकाम रहे थे।
तब इसराइल और हमास दोनों ने एक दूसरे को 60 दिन के ट्रूस या 60 दिन की जंग बंदी और होस्टेजेस की रिहाई के अमेरिकी प्लान में तरक्की ना होने का जिम्मेदार ठहराया था। हमास ने कहा इसराइल जिम्मेदार है, इसराइल बोला हमास जिम्मेदार है। इसराइल का कहना है कि वो जल्द एक नया ऑफेंसिव, एक नया हमला, एक नया ऑपरेशन शुरू करेगा और गजा सिटी पर फिर से कंट्रोल हासिल करेगा। वही शहर जिसे अक्टूबर 2023 में जंग शुरू होने के फौरन बाद कब्जा करके इसराइल छोड़ चुका था। उस वक्त के बाद से हमास के लड़ाकों ने गुरिल्ला वॉर की शक्ल में लड़ाई जारी रखी है। इसराइल के अंदर भी इस नए ऑफेंसिव प्लान पर तनकीद हो रही है। आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ ने एयाल ज़ामिर ने वार्न किया है कि इससे बचे हुए होस्टेजेस की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है और ये इसराइली सिपाहियों के लिए भी मौत का जाल साबित हो सकता है। सैकड़ों फौजी मारे जा सकते हैं, शायद इतने जितने अभी तक नहीं मारे गए। साथ ही 1 मिलियन से ज़्यादा, 10 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी आबादी के लिए फिर से बेघर होने और मुश्किलात बढ़ने का खतरा है। इस प्लान को लेकर दुनिया के तमाम मजबूत मुल्क भी, इवन यूरोप भी इसराइल की मजम्मत कर रहा है। गजा में मदद का सामान आ रहा है सड़क से, हवा से, और इसमें हथियार भेजे जाने का खौफ है इसराइली लीडर्स को, जो हर वक्त डरे रहते हैं, क्यों पता नहीं। इसराइली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के MK यानी कि सांसद मोशे सादा ने बगैर किसी सबूत के दावा किया कि गजा में दूसरे मुल्कों से हवाई जहाज़ों से गिराई जा रही इंसानी मदद में असल में हथियार भेजे जा रहे हैं। मोशे सादा ने कहा यह इंसानी मदद हमास को हथियार और फंड मुहैया करा रही है। क्या किसी ने इन एयर ड्रॉप्स की चेकिंग की है? उसने कहा सबको साफ मालूम है कि इनमें गोला बारूद ये लोग चाहते हैं ना गजा के लोगों को किसी तरह से कोई रोटी, खाना, पानी, दवाई ना मिले। हथियार भेजे जा रहे हैं तो क्या इसराइल की मर्जी से जा रहे हैं? अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछो। अगली खबर का रुख करते हैं। फ्रांस ने एक बड़ा कदम उठाया है, इसराइल के पर काट दिए हवा में, फिजा में। फ्रांस ने इसराइल को एक और झटका दिया है। फ्रांस ने पेरिस के रोआसी एयरपोर्ट पर तैनात इसराइली एयरलाइन एल अल के सिक्योरिटी एजेंट्स के वर्क वीजा रिन्यू करने से मना कर दिया है। ये एजेंट्स इसराइली एम्बेसी के जरिए काउंसलर स्टाफ के तौर पर काम कर रहे थे। सोर्सेस के मुताबिक ये फैसला गजा में इसराइल की कत्लो गारत वाली जंग से जुड़ी सियासी वजहों से लिया गया है। अब बात रूस की। रूस ने आज कहा कि उसकी फौज ने तातरस्तान इलाके पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला नाकाम कर दिया। रूसी वजारत दिफा यानी कि रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक 1 घंटे में 9 ड्रोन गिराए गए जो कि इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ बढ़ रहे थे। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री का यह कहना है कि चंद ही घंटों में रूस भर में 179 यूक्रेनी ड्रोन्स मार गिराए गए और 6 गाइडेड बम भी हवा में ही रोक दिए गए, मीन इंटरसेप्ट कर लिए गए। रूस ने दावा किया कि उसने बदले में यूक्रेन के फौजी कारखानों, ड्रोन वर्कशॉप, बारूद के गोदाम और विदेशी लड़ाकों के कैंप को भी निशाना बनाया है। वो लड़ाके जो बाहर के मुल्क के हैं और यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ लड़ रहे हैं उन्हें। यूक्रेन ने इस बारे में अब तक कोई जवाब नहीं दिया है और जंग के हालात में इन दावों की आज़ाद तस्दीक मुश्किल है, लिहाजा हम रूस की बात को भी दावा कह रहे हैं, तस्दीक तो हम कर ही नहीं सकते। जंग में तो दोनों तरफ से लोग कहते हैं हमने मारा, हम जीते। हकीकत में तो दोनों का नुकसान होता है, चाहे इनकी जंग हो चाहे किसी की जंग हो। खैर, बढ़ते आगे। मिस्र के वजीर दिफा का फौज को एक पैगाम है कि हमेशा जंग के लिए तैयार रहो। अपना सवाल है किससे? मिस्र किससे जंग लड़ने जा रहा है? मिस्र के डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ अब्दुल मजीद साकर ने मिस्र की फौज को हिदायत दी है कि वो हमेशा सबसे टॉप लेवल की लड़ाई की तैयारी, ट्रेनिंग और हौसला बरकरार रखें। उन्होंने ये बातें पैरा ट्रूपर्स और कमांडो से मुलाकात के दौरान कही, जिसमें आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ अहमद खलीफा और कई सीनियर अफसरान मौजूद थे। अब बात ईरान और इराक की। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली अकबर अहमद लारिजानी बगदाद पहुंचे, इराक की दारुल हुकूमत। उन्होंने वहां पर इराकी हुकूमत के अफसरान से मुलाकात की। दोनों मुल्कों के दरमियान बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर एक MOU साइन हुआ। दोनों की सरहदें मिली हुई ना, तो उसके लिए एक MOU साइन हुआ। हालांकि इराक ने चौंकाते हुए ये साफ कह दिया कि ये कोई मुकम्मल सिक्योरिटी एग्रीमेंट नहीं है, टेम्पररी है। ईरान को ज़्यादा उम्मीदें थीं, जिसे इराक ने थोड़ा कम कर दिया। इधर लारिजानी ने कहा कि वो इराक में सभी अहम शख्सियतों से मुलाकात करेंगे और मौजूदा हालात पर तफसीली बातचीत भी होगी। ईरान की तरफ से कहा गया कि मौजूदा हालात काफ़ी नाजुक हैं, इसलिए ताल्लुकात और बातचीत को और मजबूत करना ज़रूरी है।
अरबाइन के मौके पर लाखों ज़ायरीन की सिक्योरिटी भी इन मीटिंग्स के एजेंडा का अहम हिस्सा है। याद रखिएगा कि इराक की हुकूमत भी इराकी हिजबुल्लाह से हथियार छीनने की प्लानिंग कर रही है, जो ईरान के लिए एक झटका होगा। अब बात पाकिस्तान की। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान की बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA और उसके हथियारबंद धड़े मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। इन पर इल्जाम है कि इन ग्रुप्स ने पिछले कुछ सालों में कई जानलेवा हमले किए हैं। अमेरिका के बयान में कहा गया कि BLA ने 2024 में कराची एयरपोर्ट के पास और ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स के बाहर हुए सुसाइड बम धमाकों की जिम्मेदारी ली थी। मार्च 2025 में इस ग्रुप ने क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर कब्जा कर लिया था, जिसमें 31 सिविलियंस और सिक्योरिटी अफसरान मारे गए थे और 300 से ज़्यादा मुसाफिरों को होस्टेज बना लिया गया था। लिहाजा ये हरकतें दहशतगर्दी फैलाने के कामों में शामिल की गई हैं। BLA पर बैन लगने से न सिर्फ बलूचिस्तान के लोग परेशान होंगे, बल्कि आसपास के लोग जो चाहते थे कि बलोच आर्मी इस तरह से ऑपरेशन करती रहे, वो लोग भी परेशान हो गए होंगे। खैर, बढ़ते आगे। लेबनान में हथियारों पर नया मसला खड़ा हो गया है। सरकार ने पिछले हफ्ते फैसला किया कि मुल्क में हथियार रखने का हक सिर्फ हुकूमत को होगा, यानी हिजबुल्लाह को भी अपने हथियार छोड़ने होंगे। लेकिन हिजबुल्लाह ने साफ मना कर दिया है, चाहे दबाव अंदरूनी हो या बाहरी, हम हथियार नहीं डालेंगे। अब कोशिशें जारी हैं ये मसला बढ़ने ना पाए, खासकर इस महीने के आखिर में अमेरिकी एनवॉय थॉमस बैरक के दौरे से पहले। पिछले हफ्ते लेबनानी हुकूमत ने बैरक का वो प्रपोजल मंजूर किया था जिसमें हिजबुल्लाह के हथियारों के मसले को हल करने की बात शामिल है और फौज को एक डिसआर्ममेंट प्लान बनाने का टास्क दिया गया था। मतलब सिर्फ फौज के पास हथियार रहे, बाकी किसी पार्टी या किसी ऑर्गेनाइजेशन या मूवमेंट के पास या रेजिस्टेंस मूवमेंट के पास नहीं। हिजबुल्लाह के हथियार छीनने की बात इसी में है। लेबनानी सदर जोसेफ आउन लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अमेरिका से पक्की गारंटी ली जाए कि इसराइल भी बैरक के प्रपोजल के अपने हिस्से को पूरा करे। इसराइल और इस हिस्से में क्या है? कब्जाए हुए लेबनानी इलाकों से IDF की वापसी शामिल है। खबरों के मुताबिक जोसेफ आउन का स्टैंड साफ और मजबूत है कि हथियारों पर सिर्फ रियासत का हक होना चाहिए और इसराइल को भी अपने वादे पूरे करने चाहिए। लेबनान ने इसराइल से मांग की है कि वो कब्जाए इलाकों से पीछे हटे, लेबनानी सरहदों का वायलेशन बंद करे और लेबनानी कैदियों को रिहा करे। इसके अलावा पिछले साल इसराइल हिजबुल्लाह जंग में बेघर हुए लोगों को अपने घर लौटने दिया जाए और तबाह हुए इलाकों की फिर से तामीर शुरू होने दी जाए। बात यूरोप की। यूरोप के मौसम की। जनूबी यूरोप इस वक्त शदीद गर्मी और जंगलों में लगी आग से जूझ रहा है। फ्रांस के जनूबी हिस्से के 14 इलाकों में वेदर डिपार्टमेंट ने रेड अलर्ट जारी किया है, जहां तपिश 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई है। यूरोप के एतबार से ये गर्मी बहुत ज़्यादा है। कई जगह आग लगने का खतरा अब भी कायम है। स्पेन में दर्जनों जगह जंगलों में आग भड़क उठी है, जिससे हज़ारों हेक्टेयर इलाका जल चुका है और हज़ारों लोग रात भर अपने घरों से बाहर रहने पर मजबूर हुए हैं। जो लोग भी इस दौरान आजकल के दिनों में यूरोप जाने का सोच रहे हैं, ख़ास तौर से तफरीहबाजी के लिए, वो लोग ना जाएं। गर्मी से बचकर आप गर्मी में ही जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।